नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न आपके सामान्य भौतिकी के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको फिजिक्स स्पेशल के पार्ट 1 में ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जिसको एसएससी और रेलवे ने बार बार पूछा है। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार अवश्य कर लीजिएगा। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय है। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, जब आप साइकिल चलाते होंगे और कोई मोड़ आता है तो आप उसी मोड़ की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा आप किस लिए करते हैं, प्रयास कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इन सही प्रश्नों को तैयार करना है अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है, वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बने रहे और यह उसे गिरने से बचाएगा। तो संतुलित रहने के लिए और गिरने से बचने के लिए आदमी क्या करता है, उसी मोड़ की ओर झुक जाता है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज का देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा किसमें सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, बताने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस में, तो आप लोग बता सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा में, घूर्णन ऊर्जा में, कंपन ऊर्जा में, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उत्पन्न ऊर्जा में। तो बताइए आंतरिक ऊर्जा किसमें नहीं होती है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव होता है उसमें कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं होती है, जबकि आपकी नाभिकीय ऊर्जा में, घूर्णन ऊर्जा में, कंपन ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में, बाउंड एनर्जी में, इन सभी में आंतरिक एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी होती है। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। देखिए तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग इन्हें लगाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया गया है पॉइंटिंग सदिश प्रति एकक क्षेत्र ऊर्जा प्रवाह की दर की माप है, जिसे किस रूप में निरूपित किया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र से होंगे वहां पर आपको पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ाई जाती है और पॉइंटिंग थ्योरम में आपको पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाया जाता है। इसका सही फार्मूला होगा डी वाला ऑप्शन। P बराबर होता है EH, जहां पर E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और H क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए चौथा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है फैराडे घूर्णन में ध्रुवीकरण कैसा होता है। ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा सोचिए आप लोग। अगर आपने फैराडे का घूर्णन का नियम पढ़ा हो तो वहां पर एक फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू VBT। ये फार्मूला होता है जहां पर बीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन होता है, और V क्या होता है, वर्डिक्ट कांस्टेंट होता है, और B क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, और D क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं फैराडे के घूर्णन के नियम में जो ध्रुवीकरण है वो नॉन रेसिप्रोकल है, मतलब है कोई भी विकर्ण का संबंध नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है और पानी में डूब जाता है। ठीक है, लोहे का टुकड़ा अगर आप लेंगे तो अगर आप पारे में तैराएंगे तो वो तैरता रहेगा, लेकिन अगर पानी में आप डुबाएंगे तो वो डूब जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है। ये 4 ऑप्शन है, थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन है, आप लोग समय लेकर के इसे पढ़िए और सही ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए। ये भी आपके रेलवे में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है, सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए पारे का घनत्व जो होता है वो पानी घनत्व से अधिक होता है, मतलब पारे की जो डेंसिटी है वो पानी घनत्व के डेंसिटी से अधिक है। इसलिए पारे में उत्प्लावन बल जो होगा पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होगा। इसलिए जो पारे में अगर आप डुबाएंगे तो पारे का उत्प्लावन बल ज्यादा होता है, तो ऊपर उसे ढकेलेगा, ऊपर ढकेलेगा तो लोहे का टुकड़ा जो होगा वो डूबेगा नहीं। ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रक और एक कार एक ही गति से जा रहे हैं, ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है, तो उनके गतिज ऊर्जा के बीच में क्या अनुपात होगा। जब मैंने आपको रेलवे साइंस स्पेशल पढ़ाया था तो ऐसे ढेर सारे प्रश्न मैंने आपको कराए थे। अगर आपने वहां अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी सिंपल होंगे और आप आसानी से इसे लगा सकते हैं।
देखिए अगर आप दोनों के बीच में गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालेंगे तो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर होता है, और अगर रेशियो करेंगे दूसरे से 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। और आपसे क्या कह रहा है, एक ही गति से जा रहे हैं, जब गति सेम है तो v1 = v2 को होगा। अगर आप रेशियो करेंगे तो v1 से v2 कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा m1/m2। ठीक है, ये रेशियो निकल कर आएगा। देखिए मास का क्या दिया गया है, ट्रक का भार जो है वो कार के भार से 10 गुना अधिक है। अगर हम कार का भार x मानेंगे तो ट्रक का भार आ जाएगा 10x, और इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो जो होगा वो गतिज ऊर्जा के बीच का रेशियो होगा, तो x से x कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 10:1। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु का भार W है, जब वह पानी में तैरता है तो उसका आभासी भार क्या होगा, बताइए। पानी में तैरती वस्तु का आभासी भार हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। ये याद रखिएगा, पानी में तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है, 0 होता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि T1 जो है वो दिल्ली में पानी का क्वथनांक है, ठीक है, T2 क्या है, शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 के बीच में सही संबंध क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, सोचिए थोड़ा से आप लोग। देखिए दिल्ली क्या है, नीचे पड़ता है, और शिमला क्या है, आपका ऊपर पड़ता है। तो शिमला थोड़ा से, शिमला का हाइट ऊपर है, जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं ना तो क्या होता है, दाब कम हो जाता है। जब दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो आप ऊपर गए ना तो दाब कम हुआ, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा, इसलिए शिमला का जो क्वथनांक होगा वो कम होगा और दिल्ली के पानी का क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर दाब कम होता है, दाब के प्रोपोर्शनल होता है क्या, क्वथनांक, इसलिए सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। देखिए 9वां क्वेश्चन है, एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। एक तांबे का डिस्क लिया गया है, वहाँ पर गोलाकार बीच में आपको एक छिद्र कर दिया गया है। जब तांबे के डिस्क को गर्म करेंगे तो छिद्र का व्यास क्या होगा, जो छिद्र के अंदर आपने व्यास किया है उसका कैसा होगा, वो वही बना रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अन्य आकारों पर निर्भर करेगा, अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। बताइए अगर कोई आप तांबे की डिस्क लिए हैं, केंद्र पर क्या किए हैं, एक छिद्र कर दिए हैं, तो आप तांबे की डिस्क को गर्म कर रहे हैं तो छिद्र का व्यास क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, बढ़ जाएगा। कई किताबों में आपको घटेगा लिख कर आएगा, लेकिन बिल्कुल गलत होता है। जैसे आप तांबे की डिस्क को गर्म करेंगे तो जो छिद्र का व्यास है वो भी बढ़ेगा, इसलिए सही ऑप्शन तीसरा होगा। हमेशा आपको क्या सही करके आना है, बढ़ेगा। इसको आप लोग सही करके आइएगा, काफ़ी किताबों में गलत आंसर दिया होता है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है, तो वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अगर आप किसी वस्तु को द्रव के नीचे डुबो दे रहे हैं तो वहां पर अगर उसके ऊपर ऊर्ध्व बल कोई लग रहा है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, ऊर्ध्व बल। सही ऑप्शन होगा द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। जैसा द्रव का घनत्व होता है वैसे ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है, तो वस्तु का ऊर्ध्व बल जो है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके किसी न किसी बोर्ड के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कौन सा कथन इसमें आपको गलत लग रहा है, चलिए पढ़कर के सुनाते हैं। पहले में आपको दिया गया है, अशुद्धताएं ठोस के गलनांक को कम करने लगती हैं। दूसरा है, दाब की वृद्धि द्रव के क्वथनांक को ऊंचा कर देती है। द्रव का वाष्पन वेग द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव का वाष्पन वेग बढ़ जाता है यदि द्रव के सतह पर हवा चलाई जाए। तो बताइए आपको गलत कौन सा कथन लग रहा है। देखिए अशुद्धताएं ठोस के गलनांक को कम कर देती, बिल्कुल सही है। द्रव की दाब की वृद्धि द्रव के क्वथनांक को ऊंचा कर देती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप दाब को बढ़ाएंगे क्वथनांक ही बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी कम होगा, दोनों सही हो गए। तीसरा क्या कह रहा है, द्रव का वाष्पन वेग
द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है, जो बात कही गई है गलत है। द्रव का वाष्पन वेग तापमान पर निर्भर करता है। जैसे आप उसे टेम्परेचर देंगे वाष्पन वेग वैसे तेज हो जाता है, ठीक है। चौथन में क्या कहा गया है, द्रव का वाष्पन वेग बढ़ जाता है यदि द्रव के सतह पर हवा चले जाए। बिल्कुल सही है, तो गलत कौन सा है, तीसरा वाला गलत है, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वह सिद्धांत, आपको सिद्धांत बताना है किसने दिया था, जो कि एक पिंड को उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर दिया जाता है। यह किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। यह नियम था आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज ने जब किसी पिंड को जल में डुबोया या फिर किसी द्रव में डुबाया तो वहां से एक उत्प्लावक बल उत्पन्न हुआ। इसकी व्याख्या जो है ये सबसे पहले आर्किमिडीज ने की थी। सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव में निश्चित बिंदु पर दबाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप पिछला सेट हमारा उठा कर देखेंगे, आपको हमने बीएड वाला सेट कराया था, वहां पर हमने आपको बताया था द्रव का दाब जो होता है उसका फार्मूला होता है एच रो जी होता है। एच रो जी कह सकते हैं आप, या इसे एच डी जी भी कह सकते हैं, जहां पर एच क्या होता है, मुक्त सतह से दिए गए बिंदु की गहराई होती है एच, और रो क्या होता है, द्रव का घनत्व होता है, और जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इन 3 बातों पर निर्भर करता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है दिन का समय जो कि रात, दोपहर, सुबह, इस पर निर्भर नहीं करता है, वो इन 3 चीजों पर निर्भर करता है, एच रो जी पर। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी सी बूंद अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी पर फैल जाती है, तो ऐसा किस लिए होता है। ये आपका एसएससी के एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग इसे कर सकते हैं। बताइए तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है और तेल की बूंद का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो अगर आप उसे उसमें डालेंगे तो पूरी तरह से फैल जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक आपको बताना है। बताइए सापेक्षिक घनत्व या फिर से हम लोग कहते हैं आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला। देखिए किसी के सापेक्ष निकाला जाता है, तो सापेक्ष निकाला जाएगा तो मात्रक जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे आपस में, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घनत्व का सही इकाई इसमें से कौन सी आपको दिख रही है। बताइए डेंसिटी का सही मात्रक कौन सा है। देखिए दूसरा और चौथा ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ग्राम की जगह पर आप किलोग्राम कर लीजिएगा, किलोग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग बताइए सही ऑप्शन आपको क्या लग सकता है। देखिए डी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है एम अपान वी, मास अपान आयतन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप एमकेएस पद्धति में जाएंगे तो एमकेएस में आपको मास लिखा जाएगा वो केजी में लिखा जाएगा, और वॉल्यूम जो लिखा जाता है वो मीटर में लिखा जाता है, तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो केजी अपान मीटर क्यूब होना चाहिए था, लेकिन आपको ऑप्शन में केजी अपान मीटर क्यूब नहीं मिलेगा, तो आपको सीजीएस पद्धति में चेंज करना होगा। सीजीएस पद्धति में केजी किस में लिखा जाता है, ग्राम में लिखा जाता है, तो ग्राम अपान और मीटर लिखा जाएगा सेंटीमीटर में, तो ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए किस तापमान पर पानी जो होता है वो ठोस और द्रव दोनों में होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ठोस भी होता है और द्रव भी होता है। 0 से अगर आप थोड़ा से बढ़ाएंगे तो ये ठोस जो होता है द्रव में ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से द्रव जो है वो ठोस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 0 डिग्री टेम्परेचर में पानी जो होता है वो ठोस भी होता है और द्रव भी होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वृत्ताकार पृष्ठ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है।
बताइए, अगर वृत्ताकार पथ में कोई पिंड जो है वो गति कर रहा है तो किसका उदाहरण है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। सही ऑप्शन होगा समान वेग परंतु परवर्ती त्वरण। अगर कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो वेग तो उसका समान होगा लेकिन त्वरण उसका चेंज होता रहेगा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। कि 19 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट आवर एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? ऊर्जा की, शक्ति की, बल की या फिर संवेग की? यह आपके एसएससी में पूछा गया था। सोचिए, इसमें गलती बहुत होती है। देखिए, किलोवाट जो होती है वो शक्ति की यूनिट होती है, लेकिन अगर किलोवाट घंटा लगा दिया है तो किसका मात्रक होगा? वो ऊर्जा का मात्रक होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। किलोवाट अगर होगा KW तो किसका होगा? शक्ति का। अगर KWH लगा दिया कहीं पर, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, तो ये ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है? आपको भार का फार्मूला मालूम होगा, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के और दी गई राशि किसके गुणनफल के बराबर होता है? एक तो आपको दे दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरी आपसे पूछने का प्रयास किया है दो चीज़ों का मल्टीपल जो होता है वस्तु का भार या फिर वस्तु के वेट का फार्मूला क्या होता है? mg होता है। ठीक है, mg। ठीक है, m क्या होता है? यहाँ पर द्रव्यमान होता है, और g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण और दी गई राशि द्रव्यमान, इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो वस्तु का भार होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है, तो ये किस कारण से अलग हो जाती है? घर्षण बल कारण, आपके इंद्रिय बल, गुरुत्वीय बल, श्यान बल। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन को आप लगा पा रहे हैं। अगर आपकी साइंस स्ट्रांग है तो आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं आप लोग। दूध को मथने पर क्रीम अलग होना, ये उदाहरण है आप केंद्रीय बल का। ठीक है, क्रीम बाहर आ गई ना, आप गोल गोल घुमाएंगे और क्रीम बाहर आ गई तो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल, और अंदर की ओर जो लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गति ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए सबसे अधिक संवेग, संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv के, और यहाँ पर क्या कह रहा है? गति ऊर्जा जो है वो सेम है सबकी, तो v पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा संवेग m पर डिपेंड करेगा, मास पर। जिसका मास अधिक होगा उसी का संवेग अधिक होगा। तो चलिए मास निकाल लीजिए। देखिए जिसकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होगी उसका मास भी अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है इस प्रकार से, द्रव्यमान संख्या 0 है, इसका वेट जो होगा वो कम होगा। प्रोटॉन क्या होता है? ये होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है। न्यूट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का केंद्र होता है, नाभिक होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है, तो इसका मास भी होगा ज़्यादा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। मास पर डिपेंड कर रहा है, जिसका मास अधिक उसका संवेग अधिक। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कि 23 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, ऐसा किस लिए होता है? पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। साइंस अगर आपको आती है तो वीडियो के लास्ट में अवश्य बताइएगा इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला ऑप्शन, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। हमने आपको बताया अगर वायुदाब कम होगा तो जल का क्वथनांक भी कम होगा, और जल का क्वथनांक कम होगा तो कम तापमान पर जल उबल जाएगा। सही वाला ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका एसएससी के एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। बताइए रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, क्रिया के प्रतिक्रिया नियम पर। जितना प्रेशर से वो नीचे की ओर प्रेशर लगाता है उतनी तेजी से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट जो है
वो बुलबुले बनेंगे। आप सोडा लाइम की जगह पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा स्थान ऊपर बचा होता है ना जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक नहीं भरी होती है, तो आप तेज़ी से अगर घुमाएंगे बोतल को ऊपर नीचे करेंगे और आपको बोतल सीधी ही रखनी है, उल्टा करने के लिए आपसे नहीं कहा है। तो जो बुलबुले कहाँ पर बनेंगे, तो गर्दन के निकट बनेंगे। जहाँ पर खाली स्थान होता है ना तो बुलबुले वहीं पर बनते हैं। तो बुलबुले खुले पृष्ठ की ओर भागते हैं तो गर्दन के निकट ही बनेंगे। जो गर्दन होगी बोतल की वहीं पर खाली स्थान होता है तो बुलबुले वहीं पर आपके बनेंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 3 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 3m, 2m और m है। एक ऊंचे टावर के सिर से एक ही क्षण में नीचे गिराए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। एक गलती करता है क्वेश्चन में। देखिए हमेशा ये नहीं लिखता है कि निर्वात में गिराया गया। अगर निर्वात में ये नहीं गिराएगा तो वहाँ पर हवा का वेग काम कर जाएगा और जो पूछना चाह रहा है उसका आंसर डिफर आ जाएगा। ठीक है, चलिए निर्वात में मान के चलिएगा आप लोग कि निर्वात में गिराया जा रहा है तीनों पुंड को, तो कौन कितना समय लेगा नीचे की ओर आने पर। एक का वेट है 3m और 2m m, ठीक है, ये वेट है। तब आपको 4 ऑप्शन दिख पाएंगे। मैंने कई बार आपको बताया कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो इनके मास पर डिपेंड नहीं करता। इनके मास कुछ भी हो, अगर एक साथ कहीं से गिराया जा रहा है और निर्वात रखा जा रहा है, वायु का वेग वहाँ पर नहीं लग रहा है, तो तीनों भूमि पर एक ही समय पर गिरेंगे। मैंने आपको कई बार हटाया हुआ है, याद रखिएगा। अगर 3 पिंड ऊपर से छोड़े जा रहे हैं और निर्वात में छोड़े जा रहे हैं तो तीनों एक ही समय पर नीचे पहुँचेंगे। याद रखिएगा, जी जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं किस कारण से। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए बादल जो है वायुमंडल में क्यों तैरते रहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा अपने अल्प घनत्व के कारण। उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, हवा से भी कम होती है, इसलिए हवा के ऊपर ही रहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं और इनका वेट बढ़ जाता है तो ये नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तब बारिश हो जाती है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोलक की काला अवधि या फिर टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लोलक का टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है। तो लोलक का फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, T बराबर होता है। देखिए T बराबर होता है 2 पाई √L/G। ये फार्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा, इसको प्रूव भी किया जाता है वहाँ पर। तो लोलक की जो काला अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो लंबाई पर डिपेंड करता है। T प्रोपोर्शनल टू L के होता है और G के होता है। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। कुछ लोग मास को सही करते हैं, जैसे ये लोलक है ना, तो इसकी लंबाई जितनी आप बढ़ाएंगे ना उतना लोलक की कालावधि बढ़ जाएगी। अगर लंबाई घटाएंगी तो उतनी तेजी से दौड़ता जाएगा, लेकिन मास पर डिपेंड नहीं करेगा। आप किसी को भी यहाँ पर लटका सकते हैं, कितना भी वेट रख सकते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो अगर आप लंबाई को घटाएं बढ़ाएंगे तो। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो होती है वो जल क्यों जाती है। बताइए, ये क्वेश्चन आपका बिहार पीसे से पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तैरने की तालाब की जगह पर कभी कभी स्विमिंग पूल भी लिखकर आ सकता है। तो बताइए मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन के कारण। देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन डाली जाती है और क्लोरीन क्या करती है, त्वचा को जला देती है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या चेंजमेंट होगा। बताइए आयतन में क्या चेंजमेंट होगा। अगर आप 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं, देखिए 0 पर क्या होगा, बर्फ बना होता है और बर्फ का आयतन जो होता है वो पानी के आयतन से ज़्यादा होता है। जैसे ही बर्फ पानी बनना स्टार्ट करेगी तो पहले उसका आयतन क्या होगा, घटेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 से 4 डिग्री तक जल का जो आयतन होता है वो घटता है और 4 के बाद में आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और 100 डिग्री पर क्या होता है, वाष्प में चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जल में ऐसा केस होता है
जब पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। तीसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। द्रव जो होता है वो उबलने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो द्रव क्या करेगा? उबलने लगेगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य कहां पर नहीं होगा? बताइए। ये भी आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान, या फिर अंतरिक्ष में घर्षणहीन सतह पर कहां पर शून्य नहीं होगा? सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य नहीं होता है, इसलिए कुछ ना कुछ तो पिंड का भार अवश्य होगा पृथ्वी के केंद्र पर। शून्य तो नहीं होगा, कम होगा लेकिन शून्य नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान अभी हमने आपको कराया कि पिंड का भार जो होता है वो शून्य होता है। अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होता है, इसलिए वहां पर ही पिंड का भार जो होगा शून्य होगा। घर्षणहीन सतह पर मास डिपेंड नहीं करता है, वहां पर भी शून्य होगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तो बताइए चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहला ऑप्शन है इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तीसरा, दोनों भार और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों द्रव्यमान और भार वही रहेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, इसका भार चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। आप किसी वस्तु का द्रव्यमान को आप चंद्रमा पे ले जाइए या फिर चंद्रमा से लेकर आइए, आप मंगल पर ले जाइए, लेकिन उसका मास चेंज नहीं होता है, चेंज होता है उसका वेट, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है mg के, और जहां पर g का मान कम ज़्यादा होगा उसका भार भी कम ज़्यादा होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चलिए, उत्तोलक से काफ़ी दिनों बाद क्वेश्चन आया है। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। ये भी आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चिमटा कैसा प्रकार का उत्तोलक है? देखिए चिमटा की आकृति कैसी होती है? ऐसे होता है, यहाँ पर आप रोटी को पकड़ते हैं तो यहाँ पर भार होता है, बीच में आप हाथ को लगाते हैं तो यहाँ पर आयास हो जाएगा, और लास्ट वाले यहाँ पर से मूवमेंट होती है तो यहाँ पर आलम्ब हो जाएगा। तो आलम्ब और भार के बीच में जब आयास होता है तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु, इनमें से कोई नहीं। बताइए ठोस की शुद्धता को आप कैसे नापेंगे? सही ऑप्शन हो जाएगा उसके गलनांक बिंदु से। देखिए अगर कोई वस्तु ठोस है और वो शुद्ध है तो उसका गलनांक पॉइंट जो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक निश्चित होता है। अगर उसमें अशुद्धियां मिला दी गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ठोस की शुद्धता को मापने के लिए हम गलनांक बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग के बारे में पूछा गया आपसे, तो बताइए कार के स्टीयरिंग में शामिल है, क्या शामिल होता है? अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, वरना मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। कार की स्टीयरिंग जो होती है, जो व्हील लगी होती है, से आप लोग घुमाते हैं तो वहाँ पर होता है एक डी वाला ऑप्शन। बलों का ऐसा युग्म होता है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है, तभी स्टीयरिंग से आप क्या करते हैं, किसी कार को घुमा देते हैं। तो बलों का ऐसा युग्म होता है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड जो है वो v वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर फिर से लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के बीच में आपको अनुपात बताना है। तो बताइए क्या अनुपात होगा? अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए कोई पिंड है, इसे आप ऊपर फेंक रहे हैं तो ये h ऊंचाई तक जाएगा और फिर लौट करके h ऊंचाई तक आएगा। ठीक है, लौट आ रहा है ना,
तो टोटल ऊंचाई मतलब दूरी इसने कितनी प्राप्त की, h गया और h आया तो 2h हो गया, ठीक है, 2h इसने दूरी तय की। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो जिस स्थान से वो गया उसी स्थान पर वापस आ गया तो विस्थापन हो गया 0। तो दूरी और विस्थापन के बीच में अनुपात कैसे होगा, 2h/0 और 2h/0 क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन जिसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, किसी पिंड का जो वजन होता है किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो ये करता है गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, किसी पिंड का जो वेट होता है ना तो वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से ही प्रतिक्रिया करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी एमटीएस से पूछा गया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है आपका, एक पहिया वाला ठेला जो है ये किसका उदाहरण है, तो उत्तोलक से क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी एमटीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। एक पहिया का ठेला है तो पहिया यहाँ पर लगेगा नीचे और यहाँ पर कुछ रखा जाएगा और यहाँ से आप हाथ से पकड़ेंगे इसे, तो जहाँ से आप पकड़ते हैं उसे कहते हैं आयास, और जहाँ से कुछ मूवमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आलम कहते हैं। तो यहाँ से घूमता है ये, और जहाँ पर वेट रखा जाता है उसे कहते हैं भार। तो आलम और आयास के बीच में अगर भार रखा जाता है तो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। देखिए उत्तोलक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इन तीनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सरौता आपसे बहुत पूछा, सरौता जो है ये भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची प्रथम श्रेणी का, सरौता द्वितीय श्रेणी का, याद रखिएगा, ठीक है। और चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये तीनों भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। फिर से क्वेश्चन आया है, अभी थोड़ा मैंने आपको बताया था ना, बादल किस कारण से तैरते हैं वायुमंडल में, तो उनका घनत्व जो होता है वो निम्न होता है। निम्न डेंसिटी रहेगी ना तो वो बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं, और जैसे उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो नीचे की ओर वर्षा कर देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इनर्शिया फोर्स और विक्सन फोर्स के बीच में अनुपात को आप क्या कहते हैं। थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था रेलवे में। इनर्शिया फोर्स और विक्सन फोर्स के बीच के अनुपात को हम लोग रेनॉल्ड संख्या करते हैं, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से होंगे वो लोग जानते होंगे, रेनॉल्ड संख्या जो होती है इनर्शिया फोर्स और विक्सन फोर्स के बीच में रेशियो होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत देता है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर गया है तो यह किस बात का संकेत दे रहा है। सही ऑप्शन होगा, ये तूफान के संकेत हैं। आंधी तूफान जब आते हैं ना तो वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा एक नीचे गिरता है, एकाएक नीचे गिरता है। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश कराएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, जब भी वायु दाब मापी का सहसा गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, अगर धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ रहेगा। ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन था, एसआई में। ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाइट बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। इसीलिए अगर आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो वहां पर जो पेन की स्याही होती है उसे निकलवा दिया जाता है, क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो स्याही पेन के साथ में छोड़ देगी और आपका जेब जो है वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो दाब क्या होता है, ऊपर जाने पर घट जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है। पढ़िए चारों ऑप्शनों को। गतिज ऊर्जा का प्रयोग जो है वो काम करने के लिए होना चाहिए। ये भी आपका एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। सही ऑप्शन होगा पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने को पीसना। ऊर्जा का प्रयोग क्या कर रहे हैं, काम करने के लिए कर रहे हैं। तो दाने को पीस रहा है ना, गेहूं को पीस रहा है,
पवन चक्की चलाकर गति ऊर्जा से, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, 1 kg वायु को संपीडक में संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान कितना होगा। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। थोड़ा सा टफ है। देखिए एक निश्चित मान होता है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। ये सूचकांक का मान होता है 1.41। 1 kg वायु को संपीडक में संपीड़ित करने के लिए किया गया न्यूनतम कार्य तभी होगा जब सूचक का मान 1.41 होगा। इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम कब लागू होते हैं? जब पदार्थ की प्रकृति कैसी हो? पदार्थ जो है वो कण के रूप में हो, तरंग के रूप में हो, द्वैध प्रकृति, कण और तरंग दोनों के रूप में हो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो पदार्थ कैसा होगा तब लागू होंगे? जब पदार्थ की प्रकृति जो होगी कण प्रवृत्ति की होगी तभी न्यूटन के तीनों नियम जो हैं वो फॉलो होते हैं, तरंग प्रवृत्ति पर फॉलो नहीं होते हैं। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt + c दौरान निरूपित किया गया हो तो कण किस तरह से चल रहा है? बताइए। आपसे वेग और समय का डायग्राम पूछने का प्रयास किया, वो भी कैसे पूछा है? जैसे यहाँ पर आप ये डायग्राम बना लीजिए, नीचे t होगा, इधर v होगा, तो आपको ऐसे चलाना है। ये दे रखा है ना y बराबर mx + c के रूप में, तो अगर आप ऐसे चलाएंगे तो एक समान त्वरण के साथ में चलेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन है, जब बस जो है वो सहसा मुड़ेगी, एकाएक मुड़ेगी, तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाता है, तो ऐसा किस लिए होता है? बताइए। बस एकाएक जब मुड़ती है तो आपका आगे का शरीर जो होता है वो झुक जाता है आगे पीछे की ओर, तो ऐसा किस लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व के कारण। देखिए जब आप बैठे होते हैं तो आपका पैर जो होता है वो बस में छुआ हुआ होता है, और बस चल रही होती है तो पैर गतिमान होता है आपका, और जो आपका ऊपर का शरीर होता है, जैसे आपका पेट के ऊपर का हिस्सा, वो स्थिर होता है, और जैसे बस घूमती है तो जड़त्व होता है ऊपर वाले पर, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो इधर उधर मूवमेंट कर जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक में क्या चेंजमेंट आता है? बर्फ का गलनांक बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, घटता है, या फिर बर्फ में अशुद्धियों पर निर्भर करता है? दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, घटता है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बर्फ का गलनांक जो हो जाएगा वो घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आज का 50 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? फिसलने से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान को कम करने के लिए, या फिर स्थिरता बढ़ाने के लिए? ये भी आपका रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर इसलिए झुक जाता है ताकि वो संतुलन बना सके और स्थिरता बढ़ा सके। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो हमारे 50 महत्वपूर्ण सामान्य भौतिकी के पूछे गए क्वेश्चन थे, जो आप देख सकते हैं एसएससी, रेलवे और ढेर सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। आपको इसका लेवल कैसा लगा, आपको पेपर कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हो और अपनी साइंस को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने आपको ढेर सारे साइंस के पेपर कराएं, लेकिन इसका लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा लेवल है, जो आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए, एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट लेवल हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपने इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न के सही सही उत्तर दिए। जिसकी साइंस अच्छी हो वो लोग बताइएगा क्या आप इसमें से 35 प्रश्नों को सही कर पाएँ। और जो लोग पहली बार देख रहे हो तो प्रयास कीजिएगा समझने का कि आप इन सही प्रश्नों में से क्या कुछ प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। आप 30 प्रश्नों तक पहुंच जाएं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनका स्कोर अच्छा माना जाएगा, और जिसकी साइंस अच्छी है वो कम से कम 35 से 40 प्रश्नों सही करने का प्रयास करें, तभी आपको मानी जाएगी कि आपकी साइंस अच्छी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न में डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।